कहाँ जा रही है विपक्षी एकता? विपक्ष को एकजुट करना है देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। तो उसी संविधान को बचाने के लिए, उसी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस ऑर्डिनेंस पे अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है? और अभी तक दुर्भाग्य से कोई उत्तर उनकी तरफ से नहीं आ पाया। बैठक होने वाली है बेंगलोर में, ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी क्या करेगी? जाएगी या नहीं जाएगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस को बड़ा ज़रूरी है कि हमसे पहले कांग्रेस उत्तर दे कि 15 दिन पहले मानसून सेशन के जो अपना रुख स्पष्ट करने का वायदा उन्होंने किया था वो क्यों नहीं कर रहे? विपक्षी एकता की हम बात करेंगे और आप कांग्रेस का साथ चाहते हैं तो ये सामंजस्य बिठा पाएंगे स्टेट के अंदर? बड़ा अच्छा एक शेर है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालोगे निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? राजनीतिक लड़ाई और देश को बचाने की लड़ाई, दोनों के फ़र्क को कांग्रेस मुझे लगता है कि समझ नहीं पा रही है। बीजेपी का तो चेहरा पता है कौन है। अगर विपक्षी एकता होती है, बड़ा एक गठबंधन बनता है, तो चेहरा कौन होगा? हमारी ओर से जनता जनार्दन ने सब कुछ तय करना है, वही चेहरा है। हो सकता है इलेक्शन से पहले या ड्यूरिंग द इलेक्शन या कभी भी एक समय आए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी एक रूप में देश में नजर आने लग जाए। तो इस स्थिति में आपका क्या रुख है? देखिए, हमारी पार्टी की ओर से भी एक स्टैंड लिया गया, पर मेरा कहना ये है कि हम उस कौवे की बात कर रहे हैं जो कान लेके चला जाएगा, लेकिन वो कौवा है नहीं। अभी दिल्ली में स्थिति जो है बारिश की वजह से काफ़ी बिगड़ी हुई है, तो क्या लगता है कि ये स्थिति क्यों बन पाई है, ये परिस्थितियाँ क्यों फेस करनी पड़ी लोगों को? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसके लिए जिम्मेदार। एक तो कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत आउटडेटेड है और पिछले करीब 5-6 साल से लगातार उसको इम्प्रूव करने का काम किया जा रहा है जिस तरह की आबादी है। लेकिन उस इम्प्रूवमेंट के प्रयासों के बावजूद जो बारिश हुई है वो ऐतिहासिक हुई है। अच्छी पढ़ाई लिखाई करके विदेश कौन नहीं जाना चाहता? कौन नहीं चाहता किसी आईटी फर्म में बैठकर नौकरी की जाए और अच्छा पैसा कमाया जाए? लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो उस मुकाम पर पहुंचने के बाद ये तय कर लेते हैं कि नहीं, मुझे जनता की सेवा करना है। ऐसे ही शख्स हैं दिलीप पांडे जी, जो दिल्ली के विधायक हैं और उन्होंने अन्ना आंदोलन से प्रेरित होकर अपने देश लौटने का फैसला किया। तो वही आज हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से आज बात करेंगे दिल्ली के बारे में, देश की राजनीति के बारे में और विपक्षी एकता के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम आपके बारे में कई सारी बातें करना चाहते हैं और हम मूल रूप से पॉलिटिक्स पे बातें करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा जिक्र आपके करियर का भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप विदेश से एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आप वापस देश में आए अपने और एक राजनीति में कदम रखा। ऑनेस्टली बताऊं तो पहले एक आध बार को ऐसा लगा कि शायद मैंने कोई बड़ा त्याग किया, बड़ा काम किया कि अपनी सुख सुविधाएं देने वाली नौकरी को त्याग दिया और हिंदुस्तान चला आया, लौट आया। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं, मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। यहाँ सुबह रोटी खाने के बाद शाम को क्या खाएंगे लोग नहीं मालूम है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और जिस तरह का संघर्ष उनके जीवन में है, जिस तरह के त्याग ऐसे परिवारों को करने पड़ते हैं, मुझे लगता है कि मुझे इस दम में नहीं रहना चाहिए कि मैंने कोई बहुत बड़ा त्याग किया। हाँ, एक कॉलिंग थी, मेरी कॉलिंग थी। मुझे लगा कि अपने लिए जीना, मुझे लगता है कि बहुत संकुचित सोच है, इसके बाहर निकलना पड़ेगा। और इस दुनिया में हम हैं तो सारी इंद्रियों का सदुपयोग करके अगर हम किसी और के काम आ सकें तो शायद ज़िंदगी बेहतर हो। इस भाव ने बहुत प्रेरित किया, मोटिवेट किया और हिंदुस्तान लौटे। और तब से लेकर के अब तक की यात्रा में संतोष इतना है कि सुख शायद कम है, बट शांति है कि जहाँ हैं वहाँ होने से कुछ लोगों की ज़िंदगी पे कुछ तो असर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो आपने एक लंबे संघर्ष के बाद, मतलब 2013 से आपने इस अन्ना आंदोलन से शुरुआत करके लंबे संघर्ष के बाद आज आप विधायक के तौर पे काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के। तो जो इस समय की जो सिचुएशन है देश में, वो है चुनाव की सिचुएशन सामने दिख रही है, जिसमें विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक विपक्षी एकता की लगातार बात हो रही है और हमने हाल ही में देखा पटना में एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में केजरीवाल जी भी गए थे और कांग्रेस से तमाम विपक्षी दल थे। उस बैठक में ये बात भी कही, केजरीवाल जी ने भी कहा था कि जब तक अध्यादेश पे जिक्र नहीं होगा, अध्यादेश पे बातचीत नहीं होगी, हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। तो शायद वो उस बैठक के बाद केजरीवाल जी वापस आए। अब बेंगलोर में 2 दिन बाद 3 दिन बाद बैठक होने वाली विपक्षी एकता की, तो इस सिचुएशन में अभी आप क्या देखते हैं, कहाँ जा रही है विपक्षी एकता? देखिए, बड़ा रोचक सवाल है आपका, लेकिन सवाल के एग्जैक्ट आंसर पे जाने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि विपक्ष का एकजुट होना ज़रूरी है। इसके पीछे का भाव क्या है? क्यों जो 12-13 जो बड़ी पार्टियां हैं इस देश की, उनको इकट्ठा होना चाहिए? सबके मन में एक ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना ज़रूरी है आगामी चुनाव में लोकसभा के, क्योंकि भाजपा अगर रहेगी तो भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। देश बचे रहना चाहिए, संविधान बचे रहना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। यही भाव है। अब आप इसको
कांग्रेस के कंटेक्स्ट में जब देखते हैं तो बाकी सारी पार्टियां भी यही कह रही हैं, कांग्रेस भी यही कह रही है, लेकिन जैसे ही बात संविधान को बचाने की आती है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को बचाने की बात आती है और दिल्ली की बात आती है, तो कांग्रेस के सुर बदल जाते हैं। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में 8 साल दिल्ली की जनता के अधिकारों को लेकर केजरीवाल जी ने, दिल्ली की सरकार ने संघर्ष किया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुप्रीम फैसला दिया कि भाई दिल्ली को चलाने के लिए सारे आवश्यक अधिकार केजरीवाल जी की सरकार के पास होने चाहिए। 8 दिन भी नहीं लगा और केंद्र की सरकार ने जबरन एक ऑर्डिनेंस ला के उसे पलट दिया। प्रिटेंड भी नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और एक अध्यादेश के जरिए 8 साल के संघर्ष को ज़ीरो कर दिया। सीधा सीधा सबने माना कि यह लोकतंत्र पे हमला है, ये देश के संवैधानिक मूल्यों को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब जब इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ 11 पार्टियां एकजुट हैं और वो मानती हैं कि इसको बचाना यानी संविधान को बचाना है, तो कांग्रेस को एतराज़ क्यों है? कांग्रेस संविधान बचाने का दम भरने के बाद जब बात आती है ऑर्डिनेंस पे एकजुट होने की, इकट्ठा होने की, तो कांग्रेस को सांप पता नहीं क्यों सूंघ जाता है। इस बात को लेकर हम बहुत आशान्वित होकर पटना गए हुए थे, माननीय सीएम साहब गए हुए थे और वहाँ से ये उम्मीद जगी कि लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बचाने की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी अब शायद गंभीर होगी और इस मसले पर, जो किसी एक पार्टी की बात नहीं है, किसी एक नेता मुख्यमंत्री को बचाने की बात नहीं है, दिल्ली के जनता की लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने की बात है, डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, संविधान को बचाने की बात है, इस पे संभवतः कांग्रेस जो है वो विवेकपूर्ण तरीके से फैसला लेगी। और निकला उस दिन उस बैठक का परिणाम शून्य रहा, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि कहा गया कि मानसून सेशन के पहले कांग्रेस ने कहा कि 15 दिन पहले, एग्जैक्ट एक डेडलाइन, एक मियाद तय हुई, 15 दिन पहले हम आपको इस पर अपना मत देंगे। 15 दिन पहले कब होता है? 20 तारीख से 15 दिन घटाइए तो 5 तारीख होती है, जो निकल चुकी है और अभी तक कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। हम और हमारे साथ बाकी की जो 10-11 पार्टियां हैं वो सब कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि अगर विपक्ष को एकजुट करना है देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, तो उसी संविधान को बचाने के लिए, उसी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस ऑर्डिनेंस पर अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है? और अभी तक दुर्भाग्य से कोई उत्तर उनकी तरफ से नहीं आ पाया है। जैसे अगर उत्तर नहीं आता है उनका अभी भी, और चूंकि बैठक होने वाली है बेंगलोर में, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी क्या करेगी? जाएगी या नहीं जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल आम आदमी पार्टी के हिस्से से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के हिस्से का है, राहुल गांधी के हिस्से का है। आम आदमी पार्टी ने हर जगह बड़ा दिल दिखाया, एक बार नहीं कई बार प्राइवेटली और पब्लिकली हमने कन्फेस किया, बताया कि हम समय मांग रहे हैं राहुल गांधी जी से मिलने का, वो समय नहीं दे रहे हैं। हमने कहा भाई ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, एक औपचारिक मुलाकात हो जाए, एक अनौपचारिक मुलाकात ही हो जाए, चाय के ऊपर बातचीत हो जाए हमारी, चाय पे मिलने का भी समय नहीं दे रहे हैं। उसके उलट केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? जैसे ही राहुल गांधी जी के मामले में फैसला आता है कि उनकी सांसदी जाने वाली है, बिना सोच विचार किए तुरंत समर्थन दिया। कर्नाटक के अंदर चावल का संकट आया, तुरंत वहाँ के जो मुख्यमंत्री महोदय सिद्धरामैया जी, उन्होंने भगवंत मान साहब से बात की, पार्टी ने, पंजाब की हमारी सरकार ने पेशकश की, भाई जो चाहिए हमसे लीजिए अगर केंद्र की सरकार नहीं दे रही है तो। जब आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता के अधिकारों की बात आती है, जब दिल्ली के अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का हनन होता हुआ दिखता है, तब कांग्रेस नज़र नहीं आती है। तो ये तो बर्ताव जो है दोहरा बर्ताव है। आप डबल स्टैंडर्ड्स लेके डेमोक्रेसी को बचाने के दोहरे मानदंड लेके आप नहीं चल सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को बड़ा ज़रूरी है कि हमसे पहले कांग्रेस उत्तर दे कि 15 दिन पहले मानसून सेशन के जो अपना रुख स्पष्ट करने का वायदा उन्होंने किया था, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वाजिब बात है। और उसमें एक सवाल जो लोगों के मन में अभी ये भी है कि 2024 में जब आप एक 300 प्लस सीट की सरकार से आप मुकाबला करने जा रहे हो और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के साथ मुकाबला करने जा रहे हो, तो विपक्ष की एकता बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उस बैठक के बाद अगर हम देखें तो उस बैठक के बाद जब ममता पश्चिम बंगाल पहुंची तो उन्होंने खुद ये बात बोल दी कि कांग्रेस जो है उसका हमें स्टैंड क्लियर नहीं है। हमने उसके बाद महाराष्ट्र की सिचुएशन देखी, क्योंकि शरद पवार उस बैठक में थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ महाराष्ट्र में कि अजीत पवार अलग हो गए सरकार से, उनकी पार्टी से। तो ऐसे में विपक्षी एकता पे जब भी बात आएगी तो क्या लगता है आपको, ये यूनिटी जा कहाँ रही, किस दिशा में जा रही है ये? देखिए, जो 2 उदाहरण आपने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के दिए, उन दोनों उदाहरणों से अगर हमें कुछ समझ में आता है तो यही समझ में आता है कि अब और ज़्यादा ज़रूरी है एक साथ रहना। बड़ा अच्छा एक शेर है कि शायर का नाम याद नहीं है, बट शेर कुछ इस तरह से है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालोगे निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो।
एकजुट होना इसलिए ज़रूरी है कि इस गुलशन को बचाना ज़रूरी है। महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ, जिस तरह से डेमोक्रेटिक फैब्रिक को डिस्टॉर्ट किया गया बीजेपी के प्रयासों के जरिए, वो यही बताता है कि हमको अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना पड़ेगा, हमको अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सवाल देश का है, संविधान का है। मुझे लगता है कि अगर विपक्षी एकजुटता की संभावना कहीं भी दिख रही है, बन रही है, तो उसमें एक ही सूरत है, एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है कि कोई बिग ब्रदर ना प्ले करे, कोई बिग बॉस ना बने। आपको सभी दलों को 10, 11, 12 जितने भी दल हैं, उन सभी दलों को बराबर दृष्टि से देखना पड़ेगा। आप बॉस बनके और सबऑर्डिनेट के तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप प्रमा फेसाई उन सारे प्रयासों को आप मिट्टी में मिला रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उस रोल को प्ले करने की कोशिश कर रही है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, लेकिन मुझे लगता है कि देश अगर बचाना है तो आपको राजनीतिक अहंकार को, राजनीतिक मतभिन्नताओं को, छोटी छोटी ग्लिचेस को साइडलाइन करना पड़ेगा। देश बचा रहेगा ना, पार्टियां बच जाएंगी, विधायक बच जाएंगे, सांसद मंत्री बच जाएंगे, सब कुछ बच जाएगा। देश और संविधान को बचाने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को और गंभीरतापूर्वक और गहराई से जाके सोचना चाहिए। इसमें आपको कभी ये लगता है या ये सोचने पे कभी बात आई है कि जब आपने पूरी लड़ाई जो लड़ी है, राजनीतिक लड़ाई जो लड़ी है, वो कहीं कांग्रेस के खिलाफ ज़्यादा रही है शुरुआत से, मध्य खासकर दिल्ली में तो कांग्रेस के खिलाफ देखिए शैलज की सरकार थी पहले, तो जब ये विपक्षी एकता की हम बात करेंगे और आप कांग्रेस का साथ चाहते हैं तो ये सामंजस्य बिठा पाएंगे स्टेट के अंदर? वही तो दिक्कत है। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल कांग्रेस के माइंडसेट को पढ़ के कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस इसी से बाहर नहीं निकल पा रही है। दिल्ली एक राज्य है, दिल्ली के अंदर एक राजनीतिक क्रांति हुई, 15 साल से स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का शासन था, यहीं की जनता ने उसे उखाड़ फेंका और आम आदमी पार्टी को यहाँ की सत्ता सौंप दी। उस शासन में नीयत की कमी दिखी जनता को, उस शासन में डिलीवरेबल्स और गवर्नेंस की कमी दिखी। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, कच्ची कॉलोनियों के अंदर सीवर का, पानी का, पाइपलाइन का काम, ये सब कुछ नहीं था और लोगों को लगा हम कर सकते हैं, हमने किया जी। वो इसलिए नहीं किया कि हमारी कांग्रेस से दुश्मनी थी, वो इसलिए कि वो लड़ाई जनता की सेवा की लड़ाई थी, हमारी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उस ढांचागत व्यवस्था से थी, जो ढांचागत व्यवस्था अपने वायदों पर खरा नहीं उतर रही थी। आज पूरे देश में कहीं पूछ लीजिए, सब कहते हैं भाई केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये कैसे हासिल किया हमने? ये जो तमगा है हमको मिला पब्लिक से, जनता से, कैसे? क्योंकि हमने दिल्ली में वो सब कुछ किया जो कांग्रेस नहीं कर पाई, करके दिखाया हमने। तो राजनीतिक लड़ाई और देश को बचाने की लड़ाई, दोनों के फ़र्क को कांग्रेस मुझे लगता है कि समझ नहीं पा रही है। किसी एक राज्य में शासन बचाने से ज़्यादा, सत्ता बचाने से, कुर्सी बचाने से ज़्यादा इस देश को और इस देश में बाबा साहेब द्वारा लिखे गए संविधान को बचाना ज़रूरी है। ये 11 राजनीतिक दल समझ चुके हैं, इसलिए वो ऑर्डिनेंस के मामले पर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी के साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस पल कांग्रेस पार्टी ये समझ जाएगी तुरंत साथ आएगी। बिल्कुल। तो अच्छा, मैं आपकी टिप्पणी भी चाहता हूँ। टिप्पणी मतलब क्या, आपके दो बात चाहता हूँ कि कल जो सेंट्रल ऑर्डिनेंस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक लेटर जारी किया, उस पर क्या कहना, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ, उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनके नोटिफिकेशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो कानून का कॉरिडोर है उसमें इसको बहुत गंभीरता से देखा, सुना, समझा जाता है। हमें विश्वास है 8 साल के संघर्ष के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जनता को उनके अधिकार सौंपे। मतलब हम कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता को हमेशा देश के सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला है। इस बार भी हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की जनता उम्मीद लगाए देख रही है, सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की जनता के लिए न्याय ही निकलेगा हमेशा की तरह। चलिए, बिल्कुल, ये तो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, इसमें अभी हम बात जो इलेक्शन की कर रहे थे, तो चूंकि आगे इलेक्शन होने हैं, स्टेट इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में है, तो आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है इलेक्शन को लेकर इन स्टेट में जाने को? जैसे कि आप हिमाचल में गए थे, आप गुजरात में गए थे, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए क्या अभी प्लान है आपका? देखिए, इन तीनों राज्यों के अलावा हरियाणा भी मैं जोड़ूंगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भले चुनाव अभी नहीं है, वर्षांत में तो इन्हीं 3 राज्यों में है। इन तीनों राज्यों और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने काले अध्यादेश के ऊपर बहुत, मतलब 1-1 लाख लोगों की जनसभाएं करी। उन लोगों का स्वतः उस सम्मेलन में आना जो काले अध्यादेश के खिलाफ था, यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी की इस लड़ाई को जन समर्थन मिल रहा है। राजस्थान में भी मिल रहा है, मध्य प्रदेश में भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश में हमने 2 बहुत विशाल कन्वेंशन किए जिसमें वहाँ की जनता ने बढ़ चढ़ के भागीदारी दिखाई अपनी। तो जन समर्थन है, मुद्दे को जन समर्थन है, आम आदमी पार्टी को जन समर्थन है। आम आदमी पार्टी सांगठनिक विस्तार के जरिए गांव-गांव तक वहां पहुंच रही है और पूरी ताकत से आगामी चुनाव को लड़ेगी। एक बार फिर से मैं स्पष्ट कर दूं, अगर कांग्रेस को लगता हो कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी पार्टी के साथ है, तो मैं बताना चाहूँगा
कि दिल्ली में भी और बाकी राज्यों में भी जो व्यवस्था जनता के हक में, हित में काम नहीं कर रही थी, आम आदमी पार्टी उस व्यवस्था को बदलने का नाम है। आम आदमी पार्टी उस व्यवस्था को राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी बदल रही है। कुछ जगहों पे कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने जो डिलीवर किया गवर्नेंस के नाम पर, उसे कॉपी पेस्ट करके डिलीवर करने की नाकाम कोशिशें हो रही हैं। हमें अच्छा लगता है कि जिस राजनीति को बदलने की हम बात कहते थे, वो बाकी की पार्टियां कॉपी कर रही हैं, बट पब्लिक है, जब ओरिजिनल मिलेगा तो डुप्लीकेट क्यों लगी, इस उम्मीद में हम जा रहे हैं। और हमें विश्वास है कि बदलाव के लिए इन तीनों राज्यों की, इनफैक्ट इन चारों राज्यों की जनता जो आम आदमी पार्टी की ओर टकटकी लगाए देख रही है। मतलब आपकी तैयारी पूरी तरीके से फुल फ्लेजेडली उतरने की है इन राज्यों में। अब बात 2024 की भी करते हैं, तो 2024 को लेके क्या अभी प्लान है, रोड मैप क्या है अभी आपका, जो आप बता सकते हैं? देखिए, जो ग्रैंड अलायंस की बात चल रही है, विपक्षी एकजुटता की बात चल रही है, मुझे लगता है कि इस विपक्षी एकजुटता का सारा दारोमदार जो है ना, कहते हैं ना कि एक कड़ी, पूरी श्रृंखला उतनी ही मजबूत है जितनी कि उसमें की एक कड़ी मजबूत है। पूरी चेन तभी ताकतवर हो पाएगी। अब वो एक चेन कितनी मजबूत होगी, कितनी कमज़ोर होगी, वो सब कुछ मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के हाथों में है। हम बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव की। सोच के देखिए आप कि एक ऑर्डिनेंस के मसले पर पार्टी या सरकार बचाने के लिए नहीं, संविधान बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम ऑर्डर को जिस ऑर्डिनेंस से पलट दिया गया, उसके खिलाफ एकजुट होने में कांग्रेस असमंजस में है, उहापोह की स्थिति में, क्लैरिटी नहीं है। जबकि राहुल गांधी जी के खिलाफ जब एक्शन हुआ, उनकी सांसदी गई, तो तुरंत बिना सोच विचार किए केजरीवाल जी ने समर्थन किया। कर्नाटक में केंद्र सरकार से चावल नहीं मिला, तुरंत आम आदमी पार्टी ने दोस्ती का, मदद का हाथ आगे बढ़ाया। ऐसे ही चलता है लोकतंत्र। इसी तरह की शुचिता की आवश्यकता है जो गुम हो रही है राजनीति के अंदर। वहीं कांग्रेस क्या कर रही है, अभी यही कैलकुलेट नहीं कर पा रही है कि क्या प्रॉफिट पर्सनल होगा, कौन सा कदम उठाएंगे कि पार्टी को लाभ होगा, हानि होगा, इससे ऊपर उठ पा रही है। तो 2024 के चुनाव में विपक्षी एकजुटता के नाम पर क्या सीट शेयरिंग होगी, क्या सीटों की बात होगी, क्या गठबंधन होगा, क्या चर्चाएं होंगी, ये सब कुछ कांग्रेस के इस असमंजस वाले रवैये की वजह से अधर में है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस जो है वो संविधान और देश के हित को सर्वोपरि रख के विवेकपूर्ण निर्णय ज़रूर लेगी। तो मतलब मैं अगर आपकी बात से किसी नतीजे पहुंचने की कोशिश करूं, तो विपक्षी एकता की जो बात की जा रही है वो हकीकत से बहुत अलग है अभी। मतलब कांग्रेस का जो स्टैंड है, जैसे कि ममता बनर्जी का स्टेटमेंट की हम बात करें, जैसा अभी आप जो बात करें, मतलब कांग्रेस का स्टैंड बहुत कुछ निर्भर करता है विपक्षी एकता के स्वरूप बनने के ऊपर। कांग्रेस का रुख निर्भर करता है, और विपक्षी एकजुटता की संभावना की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जितना अहंकार को साथ लेके, बिग ब्रदर वाला रोल प्ले करने के भाव को साथ लेके जितना मजबूती से खड़ी रहेगी, विपक्षी एकजुटता का जो सपना है, जो संभावनाएं हैं, वो उतना ही हकीकत से दूर रहेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को इसको समझना चाहिए कि देश की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से इसी पर एक बड़ा दायित्व बोध जो है उनके अंदर जागेगा, तभी जो है 2024 में तस्वीर बदलेगी। तो एक सवाल सब जगहों पर है, मतलब जब से बैठक की बात हो रही है तब से लोग सब यही पूछना चाह रहे हैं कि बीजेपी का तो चेहरा पता है कौन है। अगर विपक्षी एकता होती है, बड़ा एक गठबंधन बनता है, तो चेहरा कौन होगा? देश की जनता चेहरा होगी। आप समझिए, हम हर जगह इस बात को दोहराते कहते हैं, जहाँ कहा जाता है कि यहाँ चेहरा कौन होगा, वहाँ चेहरा कौन होगा। ये लड़ाई जो है बदलाव की लड़ाई, ये जो राजनीतिक परिवर्तन की, राजनीतिक सामाजिक जो रिवोल्यूशन की हम बात करते हैं, उसकी जो यात्रा चल रही है, वो किसी एक आदमी की, दिलीप पांडे की, अरविंद केजरीवाल जी की यात्रा नहीं है। यह यात्रा तो राज्य की, देश की जनता तय कर रही है। इस यात्रा की जो सहयात्री हैं वो जनता है। तो आने वाले समय में भी 2024 की लड़ाई हो या उसके बाद की या उसके पहले की जो भी लड़ाई हो, जो भी यात्रा हो बदलाव की, उसमें हमारी ओर से जनता जनार्दन ने सब कुछ तय करना है, वही चेहरा है। और यकीन जानिए, जब किसी भी राजनीतिक संघर्ष का चेहरा देश की 125 करोड़ से भी ज़्यादा जनता बन जाती है, तो उस लड़ाई को जनता के हित में, हक में लेकर जाने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। वो लड़ाई जुनून की होती है, फिर पैसे की नहीं होती, अहंकार की नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल जी ने भी गुजरात इलेक्शन में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारी सैद्धांतिक सहमति है। ऐसी स्थितियाँ बनती दिख रही हैं कि हो सकता है इलेक्शन से पहले या ड्यूरिंग द इलेक्शन या कभी भी एक समय आए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी एक रूप में देश में नजर आने लग जाए। तो इस स्थिति में आपका क्या रुख है? देखिए, हमारी पार्टी की ओर से भी एक स्टैंड लिया गया, पर मेरा कहना ये है कि हम उस कौवे की बात कर रहे हैं जो कान लेके चला जाएगा, लेकिन वो कौवा है नहीं। तो कौवा जब नहीं है तो कान लेकर जाने की संभावनाएं भी नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार राट बिल हाथ में आना चाहिए ना, तब हमको इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और बहुत विस्तार में चर्चा करनी चाहिए। पार्टी की ओर से जो स्टैंड रखा गया वही स्टैंड है हमारा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि लकीर भी नहीं है, सांप छोड़िए लकीर भी नहीं है और हम लट पीट रहे हैं।
बिल्कुल। चलिए, खैर ये सारी बातें हमने राष्ट्रीय स्तर पे की, हमने इलेक्शन की बातें की। अभी दिल्ली की कुछ बात करते हैं। अभी दिल्ली में स्थिति जो है बारिश की वजह से काफ़ी बिगड़ी हुई है। तो क्या लगता है कि ये स्थिति क्यों बन पाई है, ये परिस्थितियाँ क्यों फेस करनी पड़ी लोगों को? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसके लिए ज़िम्मेदार। एक तो कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत आउटडेटेड है और पिछले करीब 5-6 साल से लगातार उसको इम्प्रूव करने का काम किया जा रहा है जिस तरह की आबादी है। लेकिन उस इम्प्रूवमेंट के प्रयासों के बावजूद जो बारिश हुई है वो ऐतिहासिक हुई है। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, 1978 में 207.49 जो है वो यमुना का जो डेंजर मार्क था वो था, उसको भी सरपास कर गई यमुना। माननीय केजरीवाल जी ने अभी अभी आग्रह किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरवीन करने के लिए कि ऊपर के राज्यों से जो हथनी कुंज वाला जो बराज है वहाँ से जो पानी छोड़ा जा रहा है, ऊपर से जो पानी आ रहा है वो यमुना को बहुत डेंजरस बना रहा है। सरकार की ओर से तमाम तैयारियां हैं, फ्लड प्लेन से लोगों को निकाला जा चुका है, जा रहा है, कैंप स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम सब कुछ किया जा रहा है। पर मुझे लगता है कि अब वो समय है कि यमुना खतरे के मार्ग से बहुत ऊपर और बहुत ऐतिहासिक रूप से ऊपर जा रही है और केंद्र की सरकार का बहुत ह्यूमेन इंटरवेंशन इस समय बहुत ज़रूरी है। वो होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली की सरकार के सत प्रयासों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत इनविटेबल है इस समय। मैं चाहूँगा कि अब अपने वो प्रयास भी एक बार आप हाईलाइट कर दें, क्या क्या इंस्टेंटली किए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग, दिल्ली का जो एमसीडी डिपार्टमेंट है, जो फ्लड डिपार्टमेंट है, वो 24 घंटे हाई अलर्ट पे है। ऑरेंज अलर्ट भले ही वेदर के लिए हो और कल से आज तक बारिश नहीं हुई है, जो इस बात का प्रमाण है कि बारिश नहीं बल्कि ऊपर से पानी आ रहा है, इसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कल भी बारिश नहीं हुई, आज भी कोई बहुत ज़्यादा बारिश हुई नहीं है, फिर भी पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। दैट डायरेक्टली प्रूव्स कि ऊपर से जो पानी आ रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये चारों विभाग जो है 24 घंटे हाई अलर्ट पे हैं लगातार। दोनों विभाग, मतलब जो सौरभ भारद्वाज जी हैं हमारे मंत्री और अतिशी जी हैं जो मंत्री हमारी, वो लगातार दौरे पे हैं। ये लोग लगातार जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, बढ़ता हुआ जलस्तर, इसके ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। मैं भी एक क्षेत्र का विधायक हूँ। सारे डिपार्टमेंट्स हाई अलर्ट पे ऑन ग्राउंड 24/7 हैं और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से दिल्ली की जनता को ये जो भीषण बारिश हुई है, जो ऐतिहासिक बारिश हुई है, 1958 के बाद सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, इससे जो परेशानियां हो रही हैं उसको मिनिमाइज़ किया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और वो हम कर रहे हैं सरकार के एफर्ट्स को मैक्सिमाइज़ करके, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करे और ऊपर से जो बैराज से पानी खोला जा रहा है उसको कंट्रोल करे। ये तो खैर चलो नदी के पानी की बात हो रही है, लेकिन जो सड़कों में और जो अंडरपास में जो पानी भर जाता है वो भी हर साल इसमें कैसे दिक्कत होती है। नहीं, आप देखिए 2-3 लैंडमार्क लोकेशंस हुआ करती थी जिसको पिछले साल ही दिल्ली गवर्नमेंट ने फिक्स कर लिया। तो इस बार पानी बहुत, जैसे आपको याद हो मिंटो ब्रिज का मामला है, पुल पहलादपुर के आसपास का जो अंडरपास का मामला है, ये दोनों बहुत लैंडमार्क, इन दोनों को लास्ट ईयर ही एड्रेस कर लिया था। इस बार पिछले 5-7 साल छोड़िए, कुछ दशकों में जितनी बारिश हुई, योजना सरकार बनाती है, पिछले 5 साल का डेटा लेती है, उस हिसाब से प्रिपेयर करती है। कुछ दशकों में जो बारिश हुई उससे भी ज़्यादा बारिश इस बार हुई है। फिर भी आप देखिए, बारिश रुकने के आधे से 1 घंटे के अंदर सड़क से सारा पानी चला। बारिश होते समय तो हो रहा है, लेकिन उसके आधे से 1 घंटे के अंदर सारा पानी चला जा रहा है। मेरी अपनी विधानसभा तिमारपुर है, वहाँ पानी लग रहा है, अगर भीषण बारिश की वजह से तो आधा घंटा वेट करिए, सारा पानी गायब हो जा रहा है। तो अब एक बड़ा खतरा ये है कि फाटक बंद हो रहे हैं, यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, बारिश के बगैर बढ़ रहा है। तो इसलिए अभी माननीय केजरीवाल जी ने भी निवेदन किया है केंद्र की सरकार से कि प्लीज़ आप एक बार थोड़ा सा इंटरवीन करें और ऊपर के राज्यों में जो भी डैम्स हैं, स्पेशली जो हथनी कुंड वाला बैराज है, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर थोड़ा सा नज़र बना के रखें, उसको कंट्रोल करें ताकि दिल्ली में राहत रहे। तो इन सब कामों में एमसीडी जो कि आपके पास आ गई, उसको कितना आपको फ़र्क पड़ा पहले जो कि 2017 बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है ना वो बड़ा ईज आउट हो गया। तीनों के मेयर साहब, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के मंत्री, जल बोर्ड के और फ्लड डिपार्टमेंट के मंत्री और अधिकारी सब एक साथ बैठ रहे हैं, तो कोलैबोरेशन ईजी हो गया है, कहीं कोई बक पासिंग नहीं हो रही है और सब विभाग और विभागों के अधिकारी बनने से ज़्यादा जनता के सेवक वाले भाव से काम कर रहे हैं। सब के आज अंदर रिसोर्सेज का और इन्फॉर्मेशन का फ्री फ्लो हो गया है, लिहाजा जो एंड रिजल्ट है ग्राउंड के ऊपर वो उसका बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो चलो हम आखिरी में एक सवाल में के जवाब के साथ हम इसको चर्चा को ख़त्म करेंगे कि अभी 2024 की हम बात कर रहे हैं और दिल्ली में जितनी संसदीय सीट हैं, 7 के साथ जो हैं बीजेपी के पास में है, तो अब आप 2024 को कैसे देखते हैं दिल्ली के लिहाज से? देखिए, मैंने आपको बताया अभी पिछले कि ऑर्डिनेंस एक ऐसा विषय है जिस पर कांग्रेस पार्टी को बाकी के राजनीतिक दलों के साथ आते हुए दिखना बड़ा ज़रूरी है।
यही वो विषय है, यही वो मुद्दा है जिससे ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के बारे में सोच रही है कि देश और संविधान के बारे में सोच रही है। वो तय होगा, तभी ये तय हो पाएगा कि दिल्ली का क्या होगा, पंजाब का क्या होगा, हरियाणा का क्या होगा, गुजरात का क्या होगा, गोवा का क्या होगा, कर्नाटक का क्या होगा, तभी तय हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि बॉल जो है ना वो कांग्रेस के पाले में है, और मुझे लगता है कि ये वो मौका है जब कांग्रेस को पहली बार ये देश जो है ना बहुत उम्मीद से देख रहा है। ये वो मौका है कि जब कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, या एक राजनीतिक संगठन का प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया पांडे सर, आपने हमसे बातचीत की। तो ये थे दिलीप पांडे जी, दिल्ली के विधायक, जिन्होंने बताया कि कैसे विपक्षी एकता अब कांग्रेस के स्टैंड पर निर्भर करती है। बेंगलोर में होने वाली बैठक में तय किया जाएगा कि विपक्षी एकता किस रूप में आगे नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, हम फिर मुलाकात करेंगे नए हमारे मेहमान के साथ। नमस्कार।